गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 66 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसका लाभ उठाते रहिए हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 18 अक्टूबर हो गई है 2020 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। यह है टेस्ट नंबर 4। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है और इसमें इंडियन पॉलिटी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? बताइए। 15 नवंबर 2000 को 3 स्टेट जो है नए बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो ये 26वां बना था छत्तीसगढ़, 27वां बना था उत्तराखंड और 28वां बना है झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 26वां बना था छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड। ठीक है, और तीनों के तीनों 2000 को। डेट भी पूछ ली जाती है। 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 9 नवंबर सन 2000 को 27वां बना उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को 28वां बना झारखंड। अगर पूछा जाए किन किन स्टेट से निकले, तो छत्तीसगढ़ निकला मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से और झारखंड निकला था बिहार से। ठीक है, और 2014 की 2 जून 2014 की डेट याद होगी आपको। 29वां राज्य नया बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। ठीक है, और अभी एक राज्य का जो है उसको तोड़ दिया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने की है कि छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला, एमपी से निकला, उत्तराखंड सबको पता उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। और 28वां कौन है, 27वां कौन है, 26वां कौन है, याद रखिए। उनकी डेट भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। 15 नवंबर सन 2000, 28वां झारखंड बिहार से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है? दादर एवं नगर हवेली पर फ्रांसीसियों का शासन था। पुडुचेरी पुर्तगाली के अधीन था और पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। इसमें असत्य छांटना है अपने को। देखिए, दादर एवं नगर हवेली पर फ्रांसीसियों का शासन था, ये गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों का शासन था दादर और नगर हवेली पर। वो पुडुचेरी जो है पुर्तगाल के अधीन नहीं था, पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। वर्तमान में पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। उसका क्षेत्रीय विस्तार आंध्र प्रदेश में, अगर आप इंडिया के मैप बना के इसको समझो तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। ठीक है, तो गलत यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो सिंपल सा इसका आंसर, आगे पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है। यहाँ पर पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है, ये सही है। गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, ये भी सही है। और दादर और नगर हवेली पर भी। तो देखिए, दादर एवं नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल के अधीन था, ना कि फ्रांसीसियों के। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। पुडुचेरी 1954 तक फ्रांस के अधीन था, ना कि पुर्तगाल के। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। गोवा, दमन एवं दीव पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। सन 1961 में भारत ने पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। देखिए, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दमन एवं द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया। ठीक है, और एक पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यहाँ इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था 1962 तक में, गोवा दमन द्वीप के साथ। लेकिन 56वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो गोवा एवं दमन द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया और गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का संविधान संघ और राज्यों का एकल संविधान है। करेक्ट है। भारतीय संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया भारतीय संविधान में। ऐसा कहाँ था? देशी रियासतों में जो प्रचलित कानून थे उनको थोड़ी स्थान दिया गया। गलत है स्टेटमेंट। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। बिल्कुल, तो सी गलत है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, पहली बात तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे निम्नलिखित कारण है। भारत का विस्तार एवं विविधता और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, क्योंकि यह अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था, तो नहीं था तो क्या, देशी रियासतों में प्रचलित कानून, उसको शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कनाडा से अपनाई गई है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पहले तो यूएसए से अपनाई गई है, अमेरिका से अपनाई गई है, तो गलत हो गया डी। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, ये वाला सही है, सी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है, ये गलत है। तो एक से अधिक गलत हो गए, लेकिन सही पूछना है अपने को, सी आंसर है इसका। वैसे तो भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। देखिए, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, ये अध्यक्ष वाला गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। तो केवल सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो ब्रिटेन के समान है, और बाकी कोई भी सही नहीं है, केवल सी सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, वो मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, सी सही हो गया। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, और गलत हो गया यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक राजतंत्र है। इसमें कौन सा सही है बताइए? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है ये। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये भी सही है। तो इसका आंसर यहीं एक से अधिक हो गया, डी ई हो जाएगा। ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है, ये भी सही है। और ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ तो सम्राट और महारानी होते हैं ना। तो देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है अभी भी। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। भारत में राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत एवं अमेरिका दोनों के अंदर लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन जो है एक लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सल्तनत युग में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की? सल्तनत युग में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की? रजिया सुल्तान के पिताजी ने, यानी इल्तुतमिश ने। तो सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। एक था चांदी का टका जो था 175 ग्राम था, और तांबे का जीतल, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने आरंभ किए, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की। इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, 1229 ईस्वी में। सल्तनत युग के किस शासक ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया? सल्तनत युग के किस शासक ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया? तो बलबन था वो, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1289 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, जिसका दमन किया बलबन ने। ये वाला बंगाल विभाजन नहीं है, 1905 वाला। अलाउद्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है?
वह एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। सिकंदर के समान वो अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। उसने अमीर वर्ग का दमन नहीं किया, बल्कि उनकी संपत्ति जो है जब्त करने को प्राथमिकता दी उसने। बिल्कुल ये सारे के सारे कथन सत्य हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलाउद्दीन नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था जिससे पैगंबर के समान भावी पीढ़ियाँ उसका नाम ले। सिकंदर के समान अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी घोषित किया। अलाउद्दीन के अनुसार राज्य में अस्थिरता तथा विद्रोह का कारण अमीरों की आपसी मित्रता, मद्यपान, अकूत संपत्ति का होना है। इसलिए उसने क्या किया, पहले अमीरों की संपत्ति को जब्त करना शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल का विभाग नहीं है? दीवान ए बजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए दावत, दीवान ए रसालत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। दीवान ए आरिज बहुत प्रश्न पूछते हैं इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या था? तो दीवान ए बजारत है, दीवान ए आरिज है, दीवान ए रसालत है, लेकिन दीवान ए दावत नहीं है सल्तनत काल का विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दीवान ए बजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए ईशा तथा दीवान ए रसालत सल्तनत युग के 4 सर्वप्रमुख विभाग थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें दीवान ए आरिज। तो दीवान ए आरिज था क्या? इसका प्रमुख आरिज ए ममालिक था। सेना की भर्ती करना, वेतन बांटना, सेना की दक्षता का निरीक्षण करना इसके प्रमुख कार्य थे। एक तरह से सैन्य विभाग था दीवान ए आरिज। बलबन ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था? तुर्कान ए चहलगानी को इल्तुतमिश ने गठित किया था और इसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। तो बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। इक्तादारी व्यवस्था आपको याद होगी, इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी वो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करंट अफेयर शुरू हो गई है। शांति के नोबेल 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, पहला भी करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया, सही अपना पूछा। तो इसमें एक ऑप्शन है ए और बी दोनों, ये सही हो जाएगा। बाकी इस वर्ष शांति का नोबेल प्रदान नहीं किया गया है, गलत है, दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 में शामिल नहीं है? नोबेल पुरस्कार बता दिए गए हैं किन किन को मिलेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का नोबेल 2020 की बात कर रहा है ये, रोजर पेनरोज को दिया गया है और रेनहार्ड गेंजल को दिया गया है और एंड्रिया घेज को दिया गया है। एंड्रिया घेज महिला हैं। इस बार भी वही पिछली बार की तरह 50-50 का रेशियो है। 50% राशि मिलेगी रोजर पेनरोज को और बाकी की 50% रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज में बटेगी। डिडेर क्यूलोज को पिछले वर्ष का 2019 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ शामिल कौन सा नहीं हो जाएगा? ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, सी शामिल नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ये तीनों वैज्ञानिक हैं, 50% इनका है, बाकी 50% इनका पुरस्कार है। नाम क्या क्या है इनके? रोजर पेनरोज, एंड्रिया घेज, रेनहार्ड गेंजल। रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया घेज, रोजर पेनरोज, ठीक है। तो देखिए क्यों मिला है इनको? ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को मिला है ये, और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए मिला है। तो आधी राशि रोजर पेनरोज को मिलेगी 50%, बाकी की आधी एंड्रिया घेज और रेनहार्ड गेंजल को मिलेगी, ठीक है। एंड्रिया घेज महिला। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए 2020 में 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 16 मिले हैं पद्म भूषण और 118 मिले हैं पद्मश्री पुरस्कार। अधिकतर बनेगा इनसे प्रश्न। अगर इनसे बनेगा तो नॉन लोगों को रखा जाएगा, उसमें से एक अननोन हटाना पड़ेगा। तो करण जौहर को मिला है 2020 में पद्मश्री। भूमि पेडनेकर को नहीं मिला है, कंगना रनौत को मिला है, एकता कपूर को मिला है। इसकी जगह का रणबीर कपूर होता तो गलत हो जाता। अब ये इनमें से एक, इन सारे में से एक वो क्या है, मतलब एक समानता क्या हो रही है? सारे के सारे बॉलीवुड से संबंध रखते हैं ये, बॉलीवुड
कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई अभिनेत्री है, कोई अभिनेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 मरणोपरांत दिया गया है? ये प्रश्न अभी पूछा गया था यूपी PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में। तो 4 लोगों को मरणोपरांत, हाँ समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था शायद, समीक्षा अधिकारी में जो 20 सितंबर को हुई थी यूपी की। तो 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण 2020। तो देखिए, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित शख्सियतों में जॉर्ज फर्नांडीज मरणोपरांत मिला 1 हो गए, अरुण जेटली जी मरणोपरांत मिला 2 हो गए, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी मिला है, मैरी कॉम को मिला है खेल के लिए, छन्नूलाल मिश्रा जी को मिला है, सुषमा स्वराज जी को मिला है मरणोपरांत 3 हो गए, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मिला है मरणोपरांत 4 हो गए। ठीक है, वैसे तो इन 7 का नाम याद रखना है, लेकिन मरणोपरांत अधिक मिले हैं, 4 हैं, तो वो संख्या भी याद रखनी है आपको। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग और YIMA हिंदू किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखिए, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग जो है अभी इसका विमोचन होगा, और ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है इनमें से? महात्मा गांधी की नहीं है, प्रियंका गांधी की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये है शशि थरूर की। इसका नवंबर में विमोचन होने वाला है, और ये YIMA हिंदू इन्हीं की पुस्तक है, शशि थरूर की, इसका विस्तार रूप है। तो देखिए, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन जो है नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार है। यह पुस्तक जो है अलेफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने रूपों में किया है इन्होंने इस किताब में। यह जो पुस्तक है इनकी YIM, ये जो पुस्तक है इनकी द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग जो है, इनकी पूर्व पुस्तक YIMA हिंदू नामक किताब का विस्तार रूप है। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है 66 BPSC के, इससे जुड़े रहिएगा। सारे के सारे करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फेवरेट हैं, जो BPSC के फेवरेट हैं, सब कवर कराई जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।